औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इम्तियाज़ शाहिद आपसे मुखातिब हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता होगा कि अनकरीब सब इंस्पेक्टर की पोस्टें आने वाली है पंजाब पुलिस में, तो इस सिलसिले में हमने अपने नाज़रीन की रहनुमाई के लिए एक सब इंस्पेक्टर साहब को बुलाया है, जो कि आपको गाइड करेंगे और ये भी बताएंगे कि उन्होंने तैयारी कैसे की। तो हम डायरेक्ट अब उनके पास जाते हैं, उनसे अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, स्टार साहब ये बताएं कि आपने 2020 में ज्वाइन किया था और ज़ाहिर से पहले आपने तैयारी भी की होगी, तो आम का जो परसेप्शन है कि ये सिफारिश के बगैर और पैसे लगाए बगैर ये जॉब नहीं मिलती, बहुत लोगों का यही ख्याल है। तो आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी सर, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम अहमद सतार है। 2020 में मैंने बतौर सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस को ज्वाइन किया था और इसकी जो पोस्ट आई थी वो 2019 में इसका एडवर्टीज़मेंट आया था जी। उस टाइम मेरी जो क्वालिफ़िकेशन थी वो ग्रेजुएशन थी कंप्यूटर साइंसेज में, और मैं साथ ही साथ एक और जगह जॉब भी कर रहा था जब ये पोस्ट अनाउंस हुई है। तो मैं अपनी जॉब भी कर रहा था और साइमल्टेनियसली मैं साथ साथ अपना एक मास्टर्स की भी मैं तैयारी कर रहा था जो कंप्यूटर साइंसेज में था, और साथ ही ये पोस्ट अनाउंस हो जाती हैं। मेरा एक दोस्त ने मुझे ऐड सेंड किया तो मैंने उसमें अप्लाई किया, मेडिकल वगैरह बनवाना जो भी उसका प्रोसीजर था उसमें अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद अगला प्रोसीजर आ जाता है, फेज़ आ जाता है उसकी तैयारी का, कि आपने इम्तिहान की तैयारी कैसे करनी है। ये तैयारी के लिए चूँकि हमारा इस तरह से मेथड था कि कोई भी PPSC का इम्तिहान अगर आपने किसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देखें कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसका पेपर पैटर्न क्या है। जो हमारा बैच है इससे पहले तक जितने भी सब इंस्पेक्टर्स की पोस्ट आई हैं और उसका जो पेपर पैटर्न था वो टोटली GK बेस्ड था, लेकिन जब हमारा बैच अनाउंस हुआ और उसका जो पेपर पैटर्न था वो टोटली डिफरेंट हो गया प्रीवियस जितने भी बैचेस गए हैं उनसे। इसमें उन्होंने क्या किया, इसमें इस तरह किया कि कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स और इंग्लिश मेजर पोर्शन जो था वो इन 3 सब्जेक्ट्स का था, वेटेज ज़्यादा उनका कर दिया है। हाँ जी बिल्कुल। और जो जनरल नॉलेज था जिसकी लोग पिछले 2-2, 3-3, 4-4 साल से तैयारी कर रहे थे, वो 100 मार्क्स का जो पोर्शन था वो 20 मार्क्स का हो गया। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि पेपर पैटर्न क्या है, आपने मेहनत करनी है, मेहनत की आपकी डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। लेकिन मेरा क्वेश्चन जो है मेन अभी तक वो सेम यही है कि जो लोगों का ख्याल है कि कमीशन के ज़रिए PPSC के ज़रिए जो लोग जॉब्स लेते हैं, ख़ास तौर पे जो बहुत लिक्रेटिव जॉब्स होती हैं सब इंस्पेक्टर की और इस तरह एंटी करप्शन में, तो उसमें यही सुना जाता है कि भाई उसने 50 लाख 60 लाख 70 लाख दे के उसके बगैर काम नहीं चलता। लोगों का आमतौर पे हमारा ये परसेप्शन बना हुआ है। तो आप बताएं आपने कितने पैसे दिए थे और किसको दिए थे, कैसे दिए, ताकि हमारे नाज़रीन भी उसी तरीके पे चल के वो कामयाबी हासिल कर लें। मैंने सर बिल्कुल दिए थे पैसे, 600 रुपये दिया था मैंने जी। PPSC का चलान फिल करने का, ठीक है, उसकी एक फ़ीस थी। और मैं अभी तक जितने भी मेरे बैचमेट्स हैं या मुझसे जो पहले जो बैचेस वाले हैं और जो हमारे से बाद भी एक बैच आया है, जितने भी लोगों से मेरी इंटरेक्शन हुई है, जितने भी लोगों को मैं अपने पर्सनल लेवल पे जानता हूँ, कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसने उस 600 से ज़्यादा दिया। माशाल्लाह। यानी कि आप इस बात को रद्द करते हैं कि पैसे लगते नहीं सर, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट या ऐसा कोई तरीक़ाकार नहीं है कि आप पैसे दे के जो है वो हो जाएंगे। हम जो है वो टोटली एक स्कैम भी आया था कि बाहर जाके पेपर हल होते थे और लोगों को पहले 1 घंटे 2 घंटे पहले बता दिया जाता था, बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हुई थी। लेकिन जहाँ तक मेरा जो है ऑब्जर्वेशन मेरी है वो ये कि हार्डली अगर आप करप्शन का एलिमेंट लगा लें अनफेयर मीन्स का, तो 3 से 5% हो सकता है। लेकिन उसमें भी आपके लिए ये बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व होता है कि खुदा ना खास्ता आप दरमियान में कोई पकड़े गए, कोई मसला हो गया, स्कैम हो गया, तो आपका पूरा कैरियर जो है वो तबाह हो जाएगा। इसलिए जो शॉर्टकट होता है कभी आपको मंजिल पे नहीं पहुंचाता, वो हमेशा आपको खाई में ही पहुंचाएगा। मेरा ये जो है परसेप्शन मेरी तो यही है। सर आपने तो इसको 3 से 5% कर दिया, मैं शायद इसको 1% भी काउंट ना करूँ। मैंने मार्जिन दे दिया ना, हाँ, ज़्यादा कि चले यही समझ लें, चले आप बहुत लोग जो कहते हैं। लेकिन मैंने आपसे पहले भी जिस तरह जिक्र किया कि मैं अपने बैच, हमारा बैच पूरे पंजाब में तकरीबन 500+ सब इंस्पेक्टर्स थे जो हम इंडक्ट हुए थे।
इससे पहले वाले बैचेस भी हैं। मैं किसी एक शख्स के मुंह से भी मैंने नहीं सुना कि जी मैं पैसे देके भर्ती हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, ये तो आपने क्लियर कर दिया कि इसमें कोई आपके पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है, और जो लोगों का परसेप्शन है वो गलत है। अब हम आते हैं आपसे ये पता करेंगे कि आपने अपनी स्टडी कैसे की। पहले आपसे ये पूछेंगे, फिर उसके बाद आपसे हम गाइडलाइन लेंगे अपने व्यूअर्स के लिए कि वो अपनी गाइडलाइन, आपकी गाइडलाइन के मुताबिक कैसे तैयारी करें। ये 2 पोर्शन है हमारे, ठीक। उसके बाद आपको इंटरव्यूज़ के लिए मैं पूछूंगा, तो ये 3 हमारे जो सेगमेंट्स बनेंगे, तो उसमें हम हमारे व्यूअर्स को आप रहनुमाई कर दें। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने ये जो तैयारी जो है कैसे की। सर मैंने जो इसकी तैयारी की थी PPSC के इम्तिहान की, मैंने उसके हवाले से पहले भी थोड़ा सा बताया कि पेपर पैटर्न पे आपने फोकस करना है। अगर इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि आपने मटेरियल बहुत ज़्यादा है और क्या नहीं पढ़ना है, आपसे रेलेवेंट कौन सा है, इरेलेवेंट कौन सा है, इस चीज़ को सबसे पहले आपने जो है वो सेग्रीगेट कर लेना है। चूँकि हमारा पेपर पैटर्न कंप्यूटर साइंस का था, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड भी कंप्यूटर साइंस का ही था, तो मुझे वो बड़ा एज हो गया था उसका। और जनरल नॉलेज था, जनरल नॉलेज भी काफ़ी मेहनत करना पड़ी थी। उसमें जो है वो डिफरेंट बुक्स हैं मार्केट्स में। उसमें सबसे जो बेहतर है वो ये है कि आप एक दफ़ा पास्ट पेपर्स को एक दफ़ा लाजमी विज़िट करें। उसमें वो एडवांस पब्लिशर की बुक है, आपकी बुक है, पाकिस्तान में PPSC FPSC की तैयारी कर रहा है। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा बंदा जिसने आपकी बुक्स ना पढ़ी हों। तो हम भी सर उसको एक दफ़ा गो थ्रू किया कि जो सब्जेक्ट या जो पेपर पैटर्न सेट कर रहा है एग्जामिनर, वो उसका माइंडसेट क्या है। अगर वो एक कंप्यूटर के माउस के बारे में पूछ रहा है तो उसके बारे में किस तरह पूछ रहा है, और अगर उसने माउस के बारे में पूछा हुआ है तो अगली दफ़ा वो हो सकता है LCD के बारे में पूछ ले। तो वो आपने उसकी डायमेंशन खुद सेट करनी है कि यार अगर इस तरह इसका ये डायरेक्शन है तो इस हवाले से इसके मजीद कौन से एंगल्स निकल सकते हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं जैसे हम कंप्यूटर जब इस्तेमाल करते हैं हाइपर लिंक्स पे चले जाते हैं कि एक लफ्ज़ मिला तो कोई चीज़ पढ़ रही है, तो अगर वहाँ आपको कोई मुश्किल लफ्ज़ आया है और कोई, उसके बाद आपने उसके मज़ीद जो डिटेल में आपने इधर उधर से जाके पढ़ लें। तो ये आपने फैलाना है ऑर्गेनिक तरीके से अपनी एजुकेशन, अपनी स्टडी को। ये नहीं है कि एक किताब में एक क्वेश्चन आया तो आपने उसको रटा लगा लिया और आगे चल पड़े, यानी कि रटा जो है वो नहीं चलेगा। आप एक क्वेश्चन आया, अगर 14 नुकात जो है पॉइंट्स है उसके ऊपर आया, तो आपको चाहिए कि ये सवाल तो आ गया, अब इसके बाकी जो इससे रिलेटेड चीज़ें हैं आप वो पढ़ें। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। इसमें सर फिर जनरल नॉलेज मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ी जी क्योंकि उससे पहले मेरा उस तरह मैंने तैयारी नहीं की हुई थी। हाँ अलबत्ता कंप्यूटर साइंस मेरे लिए काफ़ी सॉफ्ट रहा और जो मैथमेटिक्स था वो भी मेरे लिए ईजी रहा क्योंकि एजुकेशनल बैकग्राउंड साथ साथ वो था। और मैं टाइम इस तरह से डिवाइड करता था कि मेरी 8 से 4 एक जॉब थी। जॉब के बाद मैं जो है वो एक उस्ताद थे मेरे, क्योंकि इससे पहले कभी पढ़ा नहीं था, कोई मेहनत नहीं की थी, कभी तैयारी नहीं की थी, सिर्फ अप्लाई करने के बाद ही पढ़ना शुरू किया। तो मुझे ज़रूरत थी किसी ऐसे बंदे की जो मुझे राइट डायरेक्शन जो मुझे राइट डायरेक्शन बता सके। मेहनत आपने खुद करनी है, लेकिन उसमें डायरेक्शन आपकी, सिमत आपकी दुरुस्त होना जो है वो बड़ी ज़रूरी है। तो वो सर मैं फिर एक टीचर, वो उनकी वो उस तरह नहीं है, अकेडमी वगैरह नहीं है, लेकिन वो पर्सनल कैपेसिटी भी मैं उनको चूँकि जानता था, तो उन्होंने फिर मुझे थोड़ा सा टाइम दिया और मुझे चीज़ें जो है वो गाइड किया उस मतलब कि बेटा आप इस तरह करें, इस तरह करें, इस तरह करें। वो फिर उनको फॉलो करते हुए मैंने जो है वो तैयारी वगैरह की, कंप्यूटर साइंस पे मेहनत की। कंप्यूटर साइंस के लिए फिर मैं वही बात करूँगा कि कंप्यूटर साइंस को पढ़ने के लिए पहले उसके पास पेपर्स देखे कि वो क्वेश्चन किस तरह पूछता है, और फिर मैथमेटिक्स का पोर्शन था तो मैथमेटिक्स के पास पेपर्स पहले विजिट किए गए और उसमें वो किस तरह पूछता है। इंग्लिश था तो इंग्लिश के पास पेपर्स पहले विजिट किए गए और उसको किस तरह पूछता है। फिर जनरल नॉलेज के लिए तो ये 3-4 चीज़ें थी जिनको मैंने तैयारी की। और मैं 2 आवर्स सर मैं 6 से 8 जो था मेरी अकेडमी होती थी, ठीक है। उसके बाद मैं घर चला जाता था, रात 12-1 बजे तक जो था वो मैं उनको रिवाइज़ करता था। सुबह फिर वही रूटीन होती थी 8 से 4 जॉब, और वीकेंड सैटरडे संडे होता था वो ऑफिस से ऑफ हो जाता था। लेकिन वो मैंने बताया था मास्टर्स भी चल रहा था, तो फिर मैं यूनिवर्सिटी के वाले मामला में जो रहते थे मैं मास्टर्स कर रहा था। तो इस तरह जो है सर मैंने अपने पेपर को, और मुझे तकरीबन इसमें ऑलमोस्ट 3 जो महीने थे वो लगे, 3 मंथ्स का सर टेन्योर था जिसमें माशाल्लाह मैं 3 महीने में ही कर लिया सर मैंने कर, क्योंकि बैकग्राउंड थी। अच्छा, इसमें एक थोड़ी सी चीज़ को मैं एक वाज़ेह करना चाहता हूँ।
आम लोगों का ख्याल होता है कि हम फारग होंगे, हमारे पास बगैर जॉब के होंगे, हम इजी होंगे तो हम पढ़ाई कर लेंगे, दिन रात एक करके पढ़ाई कर लेंगे। और कुछ लोग होते हैं जो जॉब के साथ तैयारी कर रहे होते हैं। मेरा एक्सपीरियंस जो कि साथी है वो ये है कि जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हैं। जब आप फारग होते हैं 24 घंटे के लिए तो आप स्लैक हो जाते हैं और आपका ना शेड्यूल बनता है, आप इजी हो जाते हैं और वो तैयारी नहीं कर सकते जो आप अंडर प्रेशर रह के करते हैं। और ख़ास तौर पे अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, क्योंकि ये भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है आपका, जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपने आना है तो ऑल ऑफ अस तो ये शर्त होनी चाहिए कि आप जो प्रेशर जो है वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, उस प्रेशर में काम कर सकते हैं। कि जो शख्स प्रेशर में काम कर सकता है वही आगे चल के कामयाब होता है। और जो स्लैक होकर बैठा रहता है कि जी हम फारग होंगे तो हम 24 घंटे में हम आराम से करते रहेंगे, तो वो उनका चांस शायद मेरे ख्याल में कम होता है। मेरा एक्सपीरियंस ये है, बाकी अपना अपना होता है, लेकिन ये मैं हमेशा कहूँगा अगर आप जॉब कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छी तरह पढ़ नहीं सकते। आप अंडर प्रेशर रह के आए, प्रेशर को बर्दाश्त करना सीखें और वक्त के साथ चलें। क्योंकि अब ये हम लोग ही होते हैं जो जब यूरोप में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, तो हम 20-20 घंटे 18-18 घंटे काम कर रहे होते हैं वहाँ, ठीक है। और वहाँ हम और हम वहाँ पर हमारी प्रॉपर्टीज भी बन जाती है, हमारा फ्यूचर भी बन जाता है। यहाँ हम रह के हम 8 घंटे भी काम करने से कतराते हैं, जो मेरी मतलब ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अच्छा, ये इसमें हम एक चीज़ स्किप कर गए थे, जो जब आप बता रहे थे, ये बताइए कि जब आप इस जॉब में आए तो नॉर्मली तो ये होता है, जो कॉन्सेप्ट में मैंने देखा है स्टूडेंट्स का, कैंडिडेट्स का, वो कहते हैं जी इसमें एक तो बहुत इनकम है इस जॉब में, दूसरी वो कहते हैं बहुत पावर है। जितने भी हमने आज तक हमारे मसले मसाइल में जितने हमें कोई भी कहा है ना, हम पकड़ के उसको अंदर कर देंगे या उसको सबक सिखा देंगे, हमारे अंदर इतनी हमारे पास पावर आ जाएगी। ये दोनों चीज़ें आपने, क्योंकि आप इन सर्विस है, इन सर्विस में आने के बाद आपका क्या ख्याल है इन चीज़ों के बारे में? कितनी पावर है आपके पास और कितनी करप्शन आप कर सकते हैं और कितना पैसा कमा सकते हैं? इसमें सर आपने 2 सवाल किए हैं। पहला सवाल तो आपने किया पैसे का, इनकम का, तो उसका मैं जवाब इस तरह करूँगा कि जी अगर आपने पैसे को देखना है और पैसा कमाना है तो फिर मेरा ख्याल है आपको बिज़नेस करना चाहिए, उसमें बेहतर पैसे कमा लेंगे। और जहाँ तक बात है इधर इनकम की और सैलरी तो मैं कहूँगा कि थोड़ी है, बहुत थोड़ी है, क्योंकि जितनी आपको एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे कि ये आप डिलीवर करें माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए, उस हिसाब से आपको कुछ नहीं दिया जाता। मुझे पता है कि मैंने जब ये देखा है, इवन पेट्रोल के लिए ना पैसे नहीं होते आप लोगों के पास, और स्टेशनरी के लिए भी आपके पास बजट गालिबा नहीं होता। अक्सर बात ये देखा सर इसी तरह है, साथ मैंने जो उतर रहता है। और दूसरी चीज़ें हैं, दूसरी बात जो अपने पावर वाली की है, तो पावर इसमें है नो डाउट बहुत है, लेकिन ना उसको आपने यूटिलाइज़ किस तरह करना है, उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो डिपार्टमेंटल, उसमें चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो आपने है वो अल्टीमेटली आपने कल को आगे भी जाकर जवाब देना है। असल बात उसमें आपका जो है ना वो मामला जो इंटरनल है, ज़मीर वाले मामला आते हैं, वो बड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो ये वजह। अच्छा सर, एक और मैं बता दूं कि मैंने देखा है कि अगर आपको रास आ भी गया ना रिश्वत का पैसा, लेकिन वो आपके साथ कहीं ना कहीं आपके साथ अल्लाह ताला आपको उसका रिजल्ट भी साथ साथ आपको ज़िंदगी में ही दिखाता जाता है। ट्रेलर यहाँ दिखा देता है अल्लाह ताला, उसको हो सकता है उसको औलाद ख़राब निकला है, हो सकता है कोई और मुस्लिम साइल हो, लेकिन जो भी करप्ट बंदा होगा उसके साथ आप देखिए, उसकी लाइफ को देखिए, कहीं ना कहीं वो मार खा रहा होगा और उसकी कीमत दे रहा होगा जो करप्शन कर रहा है। ऊपर जाके तो जाहिर जो होना है सब होना ही है। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि यहाँ ट्रेलर ज़रूर चलता है हर बंदे के साथ, करप्ट बंदे के साथ, हमें नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन वो जो फेस कर रहा है उसको पता है। और यही जो चीज़ अगर जहन में आ जाए कि अगर हम एक तरह से पैसे मांग लेंगे गलत तरीके से लोगों को हक मार के, तो दूसरी जगह हमें जाके कोई ना कोई हमारे अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी सारी चीज़ें हमारे साथ मिसहैप होते रहेंगे जो कि कवर भी नहीं हो सकती आपके। सर करप्शन वाले जो मामला हैं ना, उसमें मैं ये समझता हूँ कि इसमें हम सिर्फ उस तरह नहीं कि सिर्फ हम उसको पुलिस के साथ ही टैग करके, ये ज़िंदगी के हर फेज़ में जो भी बंदा, हाँ अगर आप उसमें करप्ट हैं तो वो ऑब्वियसली आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करेंगे। जी मैं कहता हूँ फ्रूट लेने भी जाते हैं तो अगर 1 किलो आपने लिए आम लिए हैं तो आम वाला की कोशिश होगी कि
एक दो ख़राब आदमी डाल, वो भी, ये भी करप्शन है। ठीक है, करप्शन सिर्फ यही नहीं है, हाँ ये पावर का जो इस्तेमाल है, ये लोगों के जहन में यही कि जो मर्जी आप कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने देखा, या आप भी बता रहे हैं कि चेक एंड बैलेंसेस बहुत हैं, इतनी आसान ये नहीं है। ये नहीं कि आप जिसको मर्जी जो मर्जी करते रहें। तो इसके लिए मतलब कि ये अगर जिसने इस फील्ड में अगर आना है इस नीयत से, तो वो ना आए। इंटरनल चेक एंड बैलेंस उसमें बहुत ज़्यादा है। आप एक एक एक्शन के ऊपर जो है वो डिपार्टमेंट की नज़र होती है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही फ्री हैं और आज़ाद हैं और जो दिल में आएगा करेंगे, इस तरह के मामला नहीं है। आप अपने एक एक एक्ट के, अपने एक एक अमल के जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, जवाब दें, और डिपार्टमेंट की इसके ऊपर नज़र है। और इसके अंदर जो हमारे डिपार्टमेंट के, बल्कि बाकायदा इसके डिपार्टमेंट्स हैं, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स हैं, स्पेसिफिक ऑफिसर्स हैं, जिनका काम ही सिर्फ ये है कि इंटरनली अकाउंटेबिलिटी करना। जी, मुझे याद है, मेरा स्टूडेंट था, उसने गाड़ी खरीदी थी, सब इंस्पेक्टर बना, तकरीबन 2 साल बाद उसने गाड़ी खरीदी, करोला खरीदी थी। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी, तुम्हें कहाँ से आई ये पैसे। फिर उसको प्रूव करना पड़ा कि मैंने फलां ज़मीन बेची तो ये किया। तो ये मतलब है कि इतना आसान काम नहीं है कि आप बगैर चेक एंड बैलेंस के चलते रहेंगे। अच्छा, अब आप हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि वो जो है वो तैयारी कैसे करें, क्योंकि अभी पोस्टें वाले बनाने वाली हैं। मैं बाकी दूसरे एक लेक्चर में या वीलॉग में बताने वाला हूँ कि क्या क्या पोस्टें आ रही हैं, किस तरह आ रही हैं। तो फ़िलहाल मुझे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको गाइड कर दें कि वो तैयारी कैसे करें। इसमें सर सबसे पहले पेपर पैटर्न को आप माइंड में रखें, और दूसरी बात जो है वो आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड देखें। और जो है ना, आप सबसे पहले जो भी लोग इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं ना, वो ये देखें कि ये जो जॉब है वो उसको अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं, उनका मोटिव क्या है, क्या मोटिवेशन है इसके पीछे। अगर तो सिर्फ इसलिए कि जनाब कोई और जॉब नहीं है, मजबूरी है, तो फिर आप जल्दी जो है इस जॉब से फेडअप हो जाएंगे, क्योंकि ये बड़े मजबूत असाब के लोग हैं जो कि इस जॉब में उस तरह जी, अगर 24 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है और कई दिन आपको थाने के अंदर रहना पड़ता है, वो तो मैंने देखा है। तो मोटिवेशन इसमें बड़ी ज़रूरी है। अगर आप इस जॉब में शौक़ के साथ आ रहे हैं तो फिर आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहें उन मुश्किलात के लिए भी जो आपको इस जॉब के साथ मिलेंगी। तो अगर आप शौक़ से आ रहे हैं तो फिर आप उन चीज़ों को भी कबूल कर लेते हैं और उनको एज ए प्राइस समझ के, मेरा ख्याल है कि आप उनको नोट करते हैं और उनको अच्छे तरीके से हैंडल भी कर पाते हैं। लेकिन अगर आपकी नीयत साफ है और आपकी अगर ये नीयत है कि यार मैंने अगर अल्लाह को राज़ी करना है तो उसका बेहतरीन रास्ता जो है वो अल्लाह के बंदों को राज़ी करना है, बेशक, तो फिर मेरा ख्याल है कि आप इसमें बड़े अच्छे रहेंगे और बड़े अच्छे तरीके से वैसे भी होंगे जी। वैसे भी जो हमारा जो इस्लाम की असल स्पिरिट है वो ये है कि हुकूकुल्लाह माफ़ हो सकते हैं, हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं होंगे। अगर जिस बंदे को ये चीज़ का पता है, वो उसको सही इस्लाम का पता है। अगर ये हमारे ज़हन में है कि हम कोई अल्लाह को एक नेकी पसंद आ गई तो हमारे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, वो जो गुनाह माफ़ होंगे वो सिर्फ होंगे नमाज़ों और रोज़ों के सिलसिले में हो सकते हैं। हुकूकुल इबाद का कभी माफ़ी का कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें स्टूडेंट और किस तरह वो तैयारी करें जीके वगैरह की? क्या सिर्फ एक मॉडल पेपर जो हम ज़ाहिर है वो तो हर एक के पास है, वो बाइबल इसको कहते हैं, और वो तो लाजमी हर एक स्टूडेंट लेता है, वो पढ़ ली। उसके बाद और बताएं कि साथ साथ क्या क्या किस तरह तैयारी करें, आप बाइफरकेट करके कि जीके कैसे करें, ईडीएस कैसे करें और मैथ का पोर्शन कैसे करें, वो कोई टिप्स उनको दे दें बहुत मुख्तसर तौर पे, ताकि उनको फ़ौरन समझ आ जाए। सर इसमें जो है जनरल नॉलेज के ना डिफरेंट आप पोर्शंस देखेंगे, ईडीएस में देखेंगे, और उसके अलावा हिस्ट्री देखेंगे, पाकिस्तान की हिस्ट्री देखेंगे और इंडो पाक हिस्ट्री है। उसके बाद एवरीडे साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गई, और इसके अलावा जो है आप जोग्राफिकली जो है वो देखेंगे, पाकिस्तान फेयर हो, इंटरनेशनल अफेयर्स हो, साथ करंट अफेयर्स हो जाए। करंट अफेयर पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल जो भी इस वक्त करंट अफेयर्स चल रहे हैं उसमें आप देखें। और उसके साथ ही साथ जो है वो आपका जो सब्जेक्ट है उसको लाजमी आप गो थ्रू करें, और उसमें जो है वो लाजमी आप सहारा लें पास्ट पेपर का। मैं बार बार पास्ट पेपर का दोहरा रहा हूँ, लेकिन उसका मकसद ये है कि मैं जो है ना, मैंने वो चीज़ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की है
उसमें आपकी डायरेक्शन बड़ी क्लियर हो जाएगी और उसमें रहकर आप तैयारी करें। और जो है उसके अलावा मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में ना आपको मैथमेटिक्स मेरा ख्याल है ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरा स्कोर कर सकते हैं। जी ठीक है, उसमें भी टिप्स हैं फिर कि आप उसको क्वेश्चन को किस तरह जो है वो सॉल्व करते हैं। फार्मूले आप सीख लें, सबसे पहले फार्मूला सीख लें आप, तो उसके ऊपर आप सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। और बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिसमें कि आपको सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। अब वैसे तो जो अब हमारे पेपर आ रहे हैं ये जो एडवांस पब्लिशर्स के, उसमें हमने सारा जितना मैथ का पोर्शन है वो सॉल्व करके दिए सारे। तो अब तो स्टूडेंट को ये बहुत आसानी हो गई है कि वो आराम से वहाँ से पढ़ के कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जो भी क्वेश्चन है उसके अलावा भी आप उसको साथ साथ ज़रूर तैयारी करें कि आपने फार्मूला जहन में रखें, सारे सीखें। वेबसाइट्स पे मिलेंगी आपको, हर जगह मिल जाएंगे। आप इंटर और मैट्रिक की किताब को जाके देखें, मैथ की अप टू मैट्रिकुलेशन, वहाँ तक आपको काफ़ी चीज़ें मैथ की मिल जाएंगी, फार्मूले मिलेंगे और वहाँ उसको आप सीख के आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें आपको आती जाएंगी। ये तो मैथ का हो गया। EDS का तो GK का ही एक पोर्शन है। तो मेरे ख्याल में अभी हम डिस्कस कर रहे थे पहले, तो आपने यही बताया था कि ये जो है GK सिर्फ ये बेस बनाए हैं आप, एडवांस जो मॉडल पेपर है, उसके बाद आपने इनको सामने रख के बाकी किताबें पढ़नी है। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि आपने यहाँ तक रहें, आपने आगे चल के जो एक क्वेश्चन उसके लिए आपने मटेरियल कहाँ से लेना है, वो किसी अच्छी बुक से आप लें, बुक्स खरीदें, देखें। और ये चीज़ याद रखें कि बजाय कि 50, 60, 70 लाख आपको अगर जेहन में है कि खर्च होता है, तो मैं हमेशा कहता हूँ भाई आप 10,000 की अगर बुक्स ले लेंगे ना और अपना टाइम लगाएंगे ऑनेस्टी के साथ, तो आपका चांस वो 70 लाख से ज़्यादा हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ही, ठीक है, ऐसे ही ना। अच्छा जी, सॉरी 70 लाख में सर आपको रिस्क होएगा? नहीं, 70 लाख में आपको रिस्क भी होगा। अवल पे मतलब इसमें ये पॉसिबल नहीं है। उसमें ये होता है, ये मैं बताता हूँ, मैंने पहले भी बताया हुआ स्टूडेंट्स को अपने, कि होता है ये है कि लोग आपको कहते हैं जी मैं आपको काम करा देता हूँ, पैसे पकड़ लेते हैं आपसे, 50% आपसे पहले ले लिए और कहा जी बाकी आपको 50% आप कामयाब हो जाएंगे, करा दूंगा तो फिर ले लूँगा। अच्छा, अगर आप अपनी मेहनत पे कामयाब हो गए तो वो पैसे हो गए उसके, और अगर नहीं हुए तो वो कहेगा अच्छा ये आपने मुझे 30 लाख दिया था तो मैंने 5 लाख उधर दे दिया, 2 लाख उधर दे दिया, फलां को दे दिया है, तो अब मेरे पास तो मैंने सिर्फ 10 लाख रखे हैं, चलो मैं आपको दे देता हूँ। आप कहते हैं चलो यहाँ 30 में 10 तो आ रहे हैं ना, और फिर वो कुछ वादा आपसे कर लेगा, अच्छा थोड़ा करके आपको दे दूंगा। और 10 आपको अगर 30 में से अगर 10-15 लाख भी रिकवर हो गए तो आप खुदा का शुक्र करते हैं, या अल्लाह मैं बच गया, मेरे पैसे कुछ तो वापस आ गए। ये फिनोमिना ज़्यादातर मैंने होता देखा है लोगों के साथ, और बड़े क्लोज लोगों के साथ मैंने होता हुआ देखा है ये। अच्छा, अब ये आपने ये बताया कि आपको जो इंटरव्यू था, जी सर, तो इंटरव्यू में आप वो भी वही बात आ जाती है कि वहाँ भी सिफारिश के बगैर कुछ नहीं होता, अप्रोच करना पड़ता है मेंबर्स वगैरह को, तो उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर इंटरव्यू में ना ये जो सिफारिश वाला बात है, ये तो बिल्कुल नहीं, मैं तो इसको गलत कहूँगा। अच्छा सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। अच्छा, बात का जो आप सिफारिश करते हैं उसका रिएक्शन भी आ जाता है, नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है। और आपने अगर कोई, हाँ अगर आपके कोई चचा ताया मामू मेंबर हैं तो फिर तो हो सकता है कि वो थोड़ी सी आपको वहाँ फेवर कर दें, लेकिन वो सिर्फ वो एक ही बंदा होंगे, बाकी जो पैनल बैठा होगा जब वो चीज़ देखते हैं कि ये बंदा फलां बंदे को फेवर कर रहा है, तो वो नेचुरली अपनी तरफ से जो दूसरे वो मार्क्स कम कर देते हैं उस कैंडिडेट के। अगर वो बैठे हों उनको सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है। तो यही कह रहा हूँ। अच्छा चलिए, आपका जो इंटरव्यू हुआ था उसमें आप कह रहे हैं कि आपने किसी किस्म की सिफारिश नहीं लगाई? इस तरह की कोई बात नहीं है सिफारिश। मैं ये जब मैं रूम में एंटर हुआ हूँ इंटरव्यू के लिए, जी आप थोड़ा सा हमें बता दें कि कैसे आप इंटरव्यू आपका कंडक्ट कैसे होगा? सर मैं जैसे ही रूम में एंटर हुआ हूँ तो मेरे सामने जो थे वो 3 मेंबर्स बैठे हुए थे बोर्ड के, ठीक है, जिनमें हमारे डिपार्टमेंट के DI साहब थे जो डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव थे, और एक मेंबर थे PPSC के, और उनके साथ एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या साइकोलॉजिस्ट हम उनको कह सकते हैं। तो मैं जैसे ही रूम में एंटर हुआ हूँ मैंने जाके इजाज़त मांगी है, जी मैं बैठ सकता हूँ? जी प्लीज़, जी मैं बैठ गया। उसके बाद इंटरव्यू शुरू हो गया। तो उसमें ना इंटरव्यू के हवाले से ये है कि आप
एक टर्मिनोलॉजी सर यूज़ होती है कि ड्राइव योर इंटरव्यू। सॉरी, ड्राइव योर इंटरव्यू। ड्राइव योर इंटरव्यू यानी कि आपने अपने मुताबिक उसको मूवमेंट करनी है, बिल्कुल इसी तरह, बजाय कि वो आपको घेर के अपनी तरफ लेके जाएं, आपने घेर के उनको अपने टॉपिक को अपनी फेवर में लेके आना है। इस तरह बाज़ लोग ना इंटरव्यू की इस तरह तैयारी करने लगते हैं, वो क्वेश्चंस याद करने लग जाते हैं, पढ़ने लग जाते हैं। तो सर मेरा वो वही जीके वगैरह के कॉन्सेप्ट के हमने रटा लगा लेंगे, वही चीज़ें हमसे पूछ लेंगे और वो एक्सप्लेन कर देंगे। नहीं सर, बेसिकली जो इंटरव्यू है ना, इंटरव्यू आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, पर्सनैलिटी का टेस्ट, पर्सनैलिटी का टेस्ट है। आप नॉलेज वाला टेस्ट पास करके इंटरव्यू वाले फेज तक पहुंचे हुए हैं, ठीक है। उन्होंने वहाँ पर आपको जज करना है, और अगर वहाँ पर आपसे वो कोई नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कर भी रहे हैं ना, तो सिर्फ आपको चेक करने के लिए कि भाई इस पे आपका रिस्पॉन्ड किस तरह से है। अच्छा, क्या रिस्पॉन्स करते क्या आपको जितने उन्होंने क्वेश्चन पूछे, अच्छा सॉरी पैटर्न पहले बताते हैं, और ये भी बता दें कि क्या उन्होंने आपको से जो क्वेश्चन पूछे गए, क्या सारे आपने जवाब दिए या उसमें कोई ड्रॉप भी हुए थे? अगर आपको नहीं आता तो आपने उसका किस तरह एनकाउंटर आपको किया उसका? सर मैंने बताया, मैं ऑलरेडी एक जॉब कर रहा था, जैसे ही मैं रूम में एंटर हुआ, मैं बैठा, उन्होंने कहा जी अपना इंट्रोडक्शन कराएं। तो इंट्रोडक्शन मैंने अपना कराया, मैंने अपना नाम बताया, एजुकेशनल बैकग्राउंड बताया। एजुकेशनल बैकग्राउंड के बाद मैंने जो करंटली मैं जॉब कर रहा था उस टाइम, उसके बारे में बताया। जैसे ही मैंने जॉब के बारे में बताया तो वो फिर मेरी जॉब को लेके चल पड़े, उधर को चल पड़े। तो वो मैंने उस लिहाज से प्रिपेयर किया हुआ था कि जी क्या क्या क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं जो मुझसे पूछे जा सकते हैं, तो मुझे उनको फिर रिस्पॉन्ड किस तरह करना है। तो वो मेरी जॉब को लेके चल पड़े, उधर से उन्होंने मुझे क्वेश्चन की। मैं तो फिर मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड जो कंप्यूटर साइंस का था, फिर उन्होंने मुझसे पूछा अभी कंप्यूटर साइंस और पुलिसिंग ये किस तरह भाई। वो फिर मैंने चूँकि इंटरनेशनली थोड़ा सा मैंने पढ़ा हुआ था कि जी कंप्यूटर साइंस को किस तरह यूज़ किया जा रहा है पुलिसिंग में। फिर उन्होंने जब मैंने उस वाले से जवाब दिया तो फिर उन्होंने कहा जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैंने थोड़ा सा रेफरेंस दिया। उन्होंने कहा जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन पुलिसिंग वो किस तरह, फिर मैंने उसके बारे में थोड़ा सा बताया आपको थोड़ा सा, तो उन्होंने कहा जी ठीक है। और बीच में 2-3 क्वेश्चन इस तरह के भी थे जो कि वो मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे ये पता आएंगे रिगार्डिंग माई जॉब। वो फिर मैंने उनको बता दिया कि सर मैं ये डोमेन नहीं है मेरी, और मैंने क्लियर उसको बताया कि सर दिस इज़ नॉट माई डोमेन, और मतलब इसके बारे में मुझे नहीं पता। मतलब अगर आपको सवाल का जवाब नहीं पता तो आप आए बाई शाय ना करें, उसको मतलब उसको इधर उधर ना ले जाएं, एग्जैक्ट क्लियर कट बता दें कि सॉरी सर मुझे नहीं पता। वो आपको ठीक हो, क्योंकि जब आप गलत बताएंगे तो यहीं से आप फंसना शुरू हो जाते हैं, वो आगे मजीद आपको फंसाते जाएंगे। ये जो मैंने इनका जो तरीकाकार होता है, ठीक है, यानी कि जो ड्रॉप हुए क्वेश्चन आपने क्लियर जवाब दे दिया, उसके एक फिर आपका जॉब का उन्होंने पूछा और एजुकेशन के बारे में पूछा। अब जाहिर है पुलिस का आम लोगों को सोच भी नहीं सकते, हालांकि पूरा आप पुलिस का सिस्टम है वो सारा का सारा अब बेस करा IT, सारी इनकी रिसर्च फॉरेंसिक और हर चीज़ जो बेसिक आपकी इन्वेस्टिगेशन वो साइंटिफिक बेस पे होती है। और कंप्यूटर और ख़ासतौर IT इसकी रीढ़ की हड्डियाँ बन चुकी है। और जितने भी इंटरनेशनल बड़े ममालिक हैं, डेवलप कंट्री हैं, उसमें सारे सबसे ज़्यादा बेस वो IT पे ही कर रहे हैं। उनका सारा सिस्टम पूरे कंट्री का, सिटीजन्स का, क्रिमिनल्स का और कंप्यूटराइज हो चुका हुआ है, और उसी से आप मदद लेते हैं। बल्कि अब तो ये भी सुना जा रहा है, मतलब जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ साल बाद आपको वकील की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप वेबसाइट खोलेंगे, अपना केस एंटर करेंगे कि इस सिनेरियो में क्या क्या किया जा सकता है, तो वो सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर ही बता दिया करेगा। ये लॉ है, ये फ़लाँ चीज़ है, ये पहले इसका ये डिसीजन हुआ था, तो ये फ़लाँ कोर्ट में ये हुआ था, वो सारी चीज़ें डिटेल के साथ आपको बता देंगे। तो ये तो ज़ाहिर है जो है इमर्जिंग, बल्कि इमर्जिंग नहीं, इमर्ज हो चुका हुआ ये सब्जेक्ट, ठीक है। उसके अलावा कोई इस्लामियत वगैरह के क्वेश्चन वगैरह? जी सर, इस्लामिक स्टडीज़ के भी आप जो है वो इस्लामिक हिस्ट्री को जो है वो स्टार्ट करें, और उसमें जो बेसिक इंटरव्यू में सर जी बेसिक से क्वेश्चंस थे, इतने कोई वो नहीं थे, कोई बड़े बेसिक से क्वेश्चंस थे वो। अगर आपने को थोड़ा बहुत भी तैयारी रिटन टेस्ट के वाले से की हुई है तो आप उनको इजीली आंसर कर सकते हैं। तो वो कोई ऐसा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बेसिकली वो था इसी तरह से ही कि आप उसमें क्वेश्चन को किसी को रिस्पॉन्ड किस तरह करते हैं, और आप जिस जॉब के लिए आए हुए हैं उसके बारे में आपको कितना कुछ नॉलेज है, वो उसके लिए वाले से आपने जो है वो अपनी प्रिपरेशन करनी है। और मैं एक चीज़ सर इसमें जो है वो मज़ीद ऐड करना चाहूँगा। आपने डिजिटलाइजेशन ऑफ पुलिसिंग की बात की, तो सर पंजाब पुलिस ने
2014 से बाद अब तक सर अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है वो डिजिटलाइज किया हुआ है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, इवन के हमारे जितना भी प्रोसेस था वो सारा वो चलता आ रहा था गोरे के टाइम से ही, वो रजिस्टर्स पे खाते बड़े रजिस्टर, वो FIR जो हमारी एक बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर सारी सुप्रीम कोर्ट तक ये चीज़ें चल रही हैं, बेस वही है। एक पेपर था सर, वो रजिस्टर था, वो रजिस्टर था जिसकी 4 लेयर्स थी, परतें थी, और उनके ऊपर वो एक मोहर बैठा होता था, वो हाथ से लिखता था। वो सारा कंप्यूटराइज हो गया हुआ है। कंप्यूटराइज होने के बाद उसका फ़ायदा ये है, अब वो पुलिस स्टेशन तक की हद तक सिर्फ FIR नहीं रही, वो ऊपर हर ऑफिस तक, हर एक ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, DIG तक, IG तक ऑफिस में उसका रिकॉर्ड मौजूद है। एक सिंगल क्लिक पे है, चीज़ें जो हैं वो ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गई। डिजिटलाइजेशन का फ़ायदा ये होगा। और मैंने बल्कि अपने जो मेरा ऑफिस है पुलिस स्टेशन में, मेरा रूम है, मैंने उसमें लैपटॉप पड़ा हुआ है, मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है, टेबल पड़ा हुआ है। मैंने कोई भी काम, कोई भी टास्क मुझे मिलना है, मैंने सबसे पहले उसमें जो है हमारे पुलिस के टूल्स हैं डिजिटलाइज हैं जो जिसमें किया हुआ है पुलिस ने, तो मैंने सबसे पहले उनसे हेल्प लेनी है। और मैं उसमें जो है बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी हेल्प भी मिली, और मैं मोस्ट ऑफ द जो टारगेट्स हैं उनको अचीव भी कर लेते हैं। तो ये जो मेरा कंप्यूटर का जो बैकग्राउंड है इसमें बड़ा हेल्प किया है मुझे पुलिसिंग में। और पुलिस ने जिस तरह अभी ये सेफ सिटीज़ वाले हमारे प्रोजेक्ट्स हैं डिपार्टमेंट के, बहुत ज़बरदस्त किया वो तो। उसके अलावा जी ऑनलाइन हमारा कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। अब पहले होता क्या था जी, आप पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन लेके जाते थे, उधर वो बैठते थे आप मुहर्र के पास, वो रजिस्टर में उसकी एंट्री करता था, उसकी आपको एक चिट बना के उसके ऊपर पेंसिल से लिखे देता था। अब इस तरह नहीं है, आपको इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो जनरेटेड टैग आपको दिया जाता है, वो आप उसको ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद जब उसको FIR हो जाती है, FIR आपको कंप्यूटराइज मिलेगी, आपको एक बल्कि अपने मोबाइल पे एक मैसेज आएगा। तो ये सारा सिस्टम, जितने भी हमारी ज़िम्नियाँ थी जो आफ्टर FIR जो थी वो भाई हैंड लिखते थे, और वो भी लैपटॉप पे आ गया है। तो अब जो है जितनी भी तफ्तीशी हैं वो भी डिजिटल हो चुके हुए हैं। और इसमें जो हमारे जैसे जो है यंगस्टर्स हैं जिनको कंप्यूटर का नॉलेज है, वो बड़े कामयाब हैं, लोग IT पे बड़ा काम कर रहे हैं, और बड़े कामयाब जो है वो काम जो है वो हो रहा है। अच्छा, ये जो इनकलाब का आगाज़ मैं हमेशा कहता हूँ इस वक्त हुआ जब आपके ASI और सब इंस्पेक्टर की पोस्टें जो हैं और थ्रू PPSC आना शुरू हुई। जी बिल्कुल। उससे पहले जो थे वो उनका आने का तरीका मुख्तलिफ होता था, बहरहाल उस पर हम नहीं जाते। लेकिन जब से PPSC के ज़रिए आई हैं पोस्टें, उस समय मैंने देखा कि बहुत यंगस्टर हमारे और बड़े पढ़े लिखे और हमारी अच्छे घरानों से लोग इस फील्ड में गए हैं। तो अब वहाँ जाके एक तब्दीली तो काफ़ी आई है, लेकिन अभी भी मज़ीद ज़रूरत है, क्योंकि सिस्टम जो है वो पुराना बोसीदा है। इसको ठीक करने में कुछ ना कुछ मेहनत भी करनी पड़ेगी उसको, लेकिन खामियां हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब वो जो रवायती चेहरे जो नज़र आते थे, तो पेट इतने बड़े नज़र आते थे सब इंस्पेक्टर के, ASI के, अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। और माशाल्लाह इनके आपके तो मैं देखता हूँ IG आपकी हैं डॉक्टर साहब, बहुत एनर्जेटिक हैं और बहुत उन्होंने कमाल की मतलब काम किए हैं, और अच्छे से और बड़े मैं हैरान होता कि इतने डॉक्टर होने के बावजूद वो इतने एक्टिव हैं। उन्होंने इतनी कम वक्त में इतनी जल्दी आपको मोटिवेट की है और चेंजेस ला रहे हैं कि आज से पहले ये कम ही देखी गई थी चीज़ें। बहुत माशाल्लाह एनर्जेटिक हैं, और बल्कि आपके ऑफिसर जो CSP होते हैं वो भी ज़ाहिर है वो भी अपनी काम कर रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि माशरे का हिस्सा हैं पुलिस वाले भी, वो जो भी हैं, तो इसमें ज़ाहिर है जो कोताहियाँ वगैरह वो भी माशरे में भी हैं, हर एक शोबे में हैं। तो लेकिन इनकी जो मजबूरियाँ हैं वो दूसरे शोबों से बहुत ज़्यादा हैं, वो आप लोगों को शायद इतनी नज़र नहीं आती, लेकिन मैंने इनको प्रैक्टिकली देखा हुआ है जिस तरह की इनकी जॉब होती है। लेकिन अभी मैं एंड इस पर करूँगा कि अगर आप पैसे के लिए और अगर आप ताकत के लिए इस फील्ड में आ रहे हैं तो आपको नाकामी होगी, आप बहुत मायूस होंगे। डे बाय डे गवर्नमेंट जॉब जो हैं इतनी आसान नहीं रही, लेकिन हाँ अगर आपने जॉब को एज ए जॉब करना है तो फिर तो बहुत ज़बरदस्त अच्छी जॉब है। और अगर आपने किसी और मोटिव के तहत आ रहे हैं तो वो हो सकता है आप कामयाब हो भी जाएं, लेकिन आगे चल के आपको मायूसी भी हो सकती है। तो एंड इस पे करते हैं
कि जो भी आपने करना है, तैयारी करनी है, वो आपने अपने खुद से करनी है। ठीक है, मेंटोर अगर आपको मिल जाते हैं वो भी ठीक है। और अब पहले हम लोग जाते थे लाइब्रेरी में, जाना पड़ता था, काफ़ी टाइम ज़ाया होता था, तैयार होते थे। अब आप लोग लाइब्रेरी में नहीं जाते हैं। अब लाइब्रेरी आपकी जेब में आ चुकी हुई है मोबाइल की सूरत में, तो आप इससे फ़ायदा उठाएं। जैसे हम ये चैनल हमारा है और भी चैनल्स हैं जिसमें आपको ऐसी चीज़ें मिल रही हैं, आप इससे भी फ़ायदा उठाएं। जो रिटन हैं, बुक्स हैं, आप उनसे भी फ़ायदा उठाएं। आप डिफरेंट तरीक़ों से, यानी जितने आपके पास IT से रिलेटेड, यानी कि मोबाइल वगैरह, यूट्यूब वगैरह, इंटरनेट, और इसको भी काम में साथ इस्तेमाल लाएँ। और साथ बुक्स जो हैं, क्योंकि उस बुक जो मर्जी करें, बुक्स को आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते, उसकी हैसियत ख़त्म नहीं कर सकते, वो आप बेस आपकी बुक ही रहेगी। उसके बाद आप इन सब तमाम चीज़ों से तैयारी करें, अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाअल्लाह ताला रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने का। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों के, तो आप मुझे भेजें, तो हो सकता है नेक्स्ट हम इनसे बात करके उसके जवाब भी आपको दिया करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही है, काफ़ी है। आपका और हमारा अल्लाह हाफिज़।